हे गाइस, सभी का वेलकम है आज के स्पेशल सेशन में। सेशन क्यों स्पेशल है ये मैं बताऊंगा कुछ सेकंड्स के बाद। उससे पहले सुना एक छोटी सी कहानी। देखो, कहानी ये है कि आज से 10-12 साल पहले जब मैंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना शुरू किया था, तब से लेकर के आज तक मैंने 800 साढ़े 800 ईडियम्स को याद किया है और सभी के मेरे पास हैं नोट्स, है ना, हैंडमेड। अब देखो, खास बात यह है कि इनमें से कोई भी ईडियम आज 10 साल बाद भी मुझसे पूछोगे ना, उसका मीनिंग, उसका यूज़ मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा और झटपट बता दूंगा। अब देखो, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है आपका याद करने का तरीका और मेरा याद करने का तरीके के बीच का डिफरेंस। अब आज क्या करेंगे, आज के इस खास सेशन में मैं उसी स्ट्रेटजी को आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा। 800 तो नहीं, लेकिन इन 800 में से उन 400 ईडियम को मैंने अलग कर दिया है जो मैंने पिछले 5 सालों में बार बार एग्जाम्स में देखी है। अब देखो, हर ईडियम को मैं आपको बताऊँगा उसकी बैक स्टोरी के साथ। आपको याद नहीं करना है, ईडियम के पीछे की कहानी सुन लेनी है। जैसे ही कहानी आपके दिमाग में बैठ गई, ईडियम आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। शुरू करें। सेशन को एक लाइक और एक शेयर दे देना पहले से ही। पहली ईडियम अपनी आज की, ऑन द कफ। नोट्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, है ना। जो बता रहा हूँ मैं सारा का सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऑन द कफ है ना, इस कफ नाम के वर्ड को आप पकड़ लें। कफ का मतलब क्या होता है, हैंड कफ्स। हैंड कफ क्या होती है, हथकड़ियाँ। जब आप ऑन द कफ होते हैं तब आप हथकड़ियों में होते हैं, लेकिन ये हथकड़ी किसकी है, कर्ज की। तो ऑन द कफ का सीधा सा मीनिंग होता है कर्जे पे किसी चीज़ को खरीदना। समझे मेरे बात को। ये एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और मीनिंग भी है जो आजकल चलने लगा है, किसी चीज़ को फ्री में पा लेना, वो भी ऑन द कफ होता है। ये मीनिंग कम यूज़ होता है, पहला वाला ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। वी बॉट अ कार ऑन द कफ। हमने एक कार को कफ पे खरीदा। अब देखो, इसका मतलब क्या है, कर्जे पे खरीदा, कैश पेमेंट नहीं की, क्रेडिट कार्ड से या लोन लेकर के कार को खरीदा। लेकिन अगर फ्री वाला यूज़ लेना हो तो ऐसा भी बोल सकते हो, वी इंजॉयड हर मील ऑल द मोर बिकॉज इट वॉज ऑन द कफ। हमें उनकी मील का बहुत मज़ा आया, है ना। उसने जो हमें खाना खिलाया उसका हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो पूरा खाना था वो फॉर फ्री था, ऑन द कफ था। तो उसने हमें कहीं ट्रीट दिया होगा, किसी रेस्टोरेंट में खाना फ्री में खिलाया होगा, तो हमें ज़्यादा मज़ा आया खाना खा के। चलिए, अब देखो, ऑन द कफ की एक सिस्टर रूट है ऑफ द कफ। अब इसके पीछे की अगर आप कहानी सुनोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले इसका मीनिंग जाने। ऑफ द कफ का मीनिंग है किसी काम को बिना एडवांस प्रिपरेशन के करना, सीधे मुंह उठा करके किसी काम को कर देना बिना किसी तैयारी के, ठीक है। अब देखो, ये बनी कहाँ से। आज से 40-50 साल पहले यूएस के अंदर वहाँ के जो राजनेता थे ना, पॉलिटिशियंस, उन्होंने एक ट्रिक खेली। उन्होंने क्या किया, अपने भाषणों को कागज़ पे लिख करके लाना बंद कर दिया, अपनी स्पीच को। अब पब्लिक के सामने पूरी स्पीच बिना कागज़ को पढ़े वो देते थे, और पब्लिक को लगता था ये कि ये जो मिनिस्टर है पूरे मन से हमसे बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनकी ट्रिक पता लगी लोगों को, और वो ट्रिक क्या थी, अपने कफ पे, अपने बाजू पे, देखो आस्तीन को भी कफ बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अपने कफ पे, अपने आस्तीन पे, अपने बाजू पे, कोट के नीचे मोटे मोटे पॉइंट लिख करके लाते थे वो, और सबके सामने धीरे धीरे कोट में से पढ़ते थे, कफ पे से देख देख करके सारा भाषण बोल देते थे। जैसे ये ट्रिक पता लगी लोगों को, वहाँ से ईडियम बन गई ऑफ द कफ। इसका मतलब क्या है, जैसे वो मिनिस्टर्स ट्रिक खेल रहे थे, है ना, बिना तैयारी के सबको दिखा रहे थे कि हम आपको भाषण दे रहे हैं, वैसे ही बिना तैयारी के किसी काम को करना। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द मिनिस्टर गेव हिज स्पीच ऑफ द कफ। मिनिस्टर साहब ने अपना भाषण दिया बिना किसी तैयारी के। आई शैल अपीयर फॉर द एग्ज़ाम ऑफ द कफ दिस ईयर। मैं इस साल इस एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा बिना किसी तैयारी के। मतलब एग्ज़ाम तो मैं दूंगा, लेकिन कोई तैयारी, कोई प्रिपरेशन मैंने नहीं की है। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कहानियों के जरिए कितना इजीली आप किसी भी इडियम को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली इडियम के साथ, बट उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर।
इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। एक बड़ा सा थैंक यू टेस्टबुक.com को। टेस्टबुक पास का लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है। टू पुट समथिंग ऑन आइस, देखिए आइस का मतलब होता है बर्फ़। आप अपने फ्रीज़र में किसी चीज़ को रखते हो, उसका मीनिंग एक ही होता है कि उस चीज़ को आपको कल यूज़ करना है ना, उस चीज़ को आप आगे जो है इस्तेमाल में लेना चाहते हो। तो यहीं से हमने इस इडियम को बनाया है, टू डिले समथिंग या टू पोस्टपोन डीलिंग विद एन इश्यू। हिंदी बोलते हैं ठंडे बस्ते में डालना। आप किसी इश्यू से निपटना नहीं चाह रहे हो, किसी काम को डिले करते जा रहे हो, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे टू पुट समथिंग ऑन आइस, है ना। अब इसको यूज़ करके देखेंगे। मैनी कंपनीज हैव पुट देयर एक्सपेंशन प्लान्स ऑन आइस आफ्टर द पैंडमिक। बहुत सारी कंपनीज ने पुट कर दिया है अपने एक्सपेंशन के प्लान को, विस्तार की योजनाओं को, और कहाँ पे, आइस पे डिले कर दिया है पैंडमिक के बाद। तो पहले वो सोच रही होंगी हम अपना एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन महामारी के बाद उनको लगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए हमें इस काम को डिले कर देना चाहिए। समझ गए। अब देखो अगली जो इडियम है ना, ये आइस से ही बनती है, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि 4-5 इडियम बनेगी इसी आइस से, है ना। देखो इंग्लिश में कहावत क्या है, जब दो लोग नए मिलते हैं स्ट्रेंजर्स, तो उनके बीच में एक झिझक की आइस होती है। झिझक मतलब हेजिटेशन। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, थोड़ा एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे अगर वो स्ट्रेंजर्स हैं तो। इंग्लिश में ये कहा जाता है कि अगर इस आइस को हम ब्रेक कर दें, अगर इस झिझक को हम तोड़ दें, तो दोनों बन जाएंगे दोस्त। बस वहीं से हमने इस इडियम को बनाया है, ब्रेक द आइस को। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, है ना। किसी से थोड़ी बहुत बात करना ताकि वो सामने वाला आपसे खुले और अच्छे से बात करे। आपने आइस को ब्रेक कर दिया है अगर आप ऐसा करते हैं। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द इंटरव्यूअर ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी टू द कैंडिडेट्स टू ब्रेक द आइस। इंटरव्यूअर जो था वो ऑफ़र किया करता था एक कॉफ़ी के कप को हर कैंडिडेट को, ताकि वो उनकी झिझक को खोल पाए, आइस को ब्रेक कर पाए। समझ गए ना। आपने कॉफ़ी पूछी, उसने हाँ बोला ना बोला, थोड़ी बातचीत हुई, फिर आगे का इंटरव्यू जो है बड़ा स्मूथली अच्छे से चला। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसी आइस से हम एक दूसरा इडियम बनाते हैं, टू कट नो आइस विद समवन। अभी आपने समझा ना, आइस, आइस का मतलब क्या है, झिझक। अगर आप किसी के साथ में आइस को कट नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी के साथ में अपनी झिझक को नहीं खोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस आदमी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। आप किसी काम के लिए उसको कन्विंस करना चाह रहे थे, परसुएड करना चाह रहे थे, आप नहीं कर पाए। समझ गए। आपने आइस को कट ही नहीं किया, दोनों के बीच की झिझक आज भी कायम है, वो आदमी आपकी बात मानने को अभी भी तैयार नहीं है। अब इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं। द स्टूडेंट्स एक्सक्यूज इज कट नो आइस विद द टीचर। स्टूडेंट के जो बहाने थे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ टीचर के ऊपर। स्टूडेंट ने लाख बहाने बोले, लेकिन टीचर को लगा कि सब के सब झूठे हैं, वो कन्विंस नहीं कर पाए अपने अध्यापक को। समझ गए ना। तो आइस की उसी कहानी से ही दोनों इडियम बनती हैं। अब देखो लास्ट बनेगा इससे एक और इडियम, टू वॉक या स्केट ऑन थिन आइस। आप इसको बड़े इजीली से इमेजिन कर सकते हो ना। कैसे भाई, कभी कभी आपको ऐसे साइन मिलेंगे देखने को थिन आइस के। थिन मतलब पतला, आइस मतलब बर्फ़। अगर पतली बर्फ़ पे आप चल रहे हैं ना, तो कभी भी वो बर्फ़ की जो है ज़मीन वो टूट जाएगी और आप अंदर चले जाएंगे। तो थिन आइस पे चलना बहुत रिस्की काम होता है ना। कोई भी आदमी जो है थिन आइस पे चलता हुआ ज़मीन के अंदर जा सकता है। अब वहीं से इडियम बन गई है, टू टेक अ रिस्क। समझ गए। इस इडियम की दोनों ही फॉर्म्स हैं, वॉक ऑन थिन आइस या स्केट ऑन थिन आइस। स्केटिंग भी तो करते हैं ना आइस पे। तो इन दोनों का मतलब है किसी रिस्क को लेना, किसी बहुत बड़े जोखिम को उठाना। जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज इक्वल टू वॉकिंग ऑन थिन आइस। ड्रिंक को ड्राइव करना वो इक्वल है, बराबर है थिन आइस पे वॉक करने के, है ना। अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो आप समझ लें बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यहाँ पे एक सिंगुलर आइडिया को बताते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब को लेंगे। कभी भी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती। अच्छा मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, इसका एक सिनोनिम है, टू वॉक या ट्रेड ऑन थिन रोप या लाइन। बिल्कुल यही मीनिंग रखता है, थिन आइस पे चलना वैसे ही थिन रोप पे चलना। अगर आप पतली सी रस्सी पे चल रहे हैं, बड़ा रिस्क लेकर के बैठे हैं, कभी भी आप जो है दाएं बाएं गिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की काम कर रहे हैं। समझ गए। तो ये चारों इडियम एक ही हैं, एक ही मीनिंग रखती हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे, टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। इस पिक्चर को देख लोगे ना, यहीं से समझ में आ जाएगा। आपका जो हेड है, आपका जो दिमाग है, वो है बादलों में। अब इसका मतलब क्या है भाई, आप अपनी इमेजिनेशन में अपनी जो है थॉट्स के अंदर गुम है। आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। समझ गए मेरी बात को। बहुत ही गहरी थॉट्स में डूबने को कहते हैं टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। अब इसका एक और मीनिंग भी है, टू हैव एन अनरियलिस्टिक आइडिया। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है,
तब भी आपको ऐसा ही बोलेंगे लोग कि यू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है। शालिनी हैड हर हेड इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग द लेक्चर। शालिनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी लेक्चर के दौरान। समझ गए ना, उसका दिमाग तो बादलों में कहीं था, लेक्चर का तो उसको कुछ पता ही नहीं। अब देखो दूसरे वाले मीनिंग के लिए, ही इज़ एन आर्टिस्ट विद हिज हेड इन क्लाउड्स। वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसके आइडियाज़ बहुत अनरियलिस्टिक है ना। इस तरह की पिक्चर्स बनाता है, इस तरह का काम करता है वो, जिसको देख करके लगता है कि ये इस दुनिया का है ही नहीं, है ना। अनरियलिस्टिक सा जो है उसकी आर्ट है। अब देखो ये जो इडियम आपने अभी सीखी ना, इसी से मिलती जुलती एक इडियम और है, सेम मीनिंग होता है उसका, अ ब्राउन स्टडी। स्टडी आप जानते हैं, किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी करना। ब्राउन का मतलब है भूरा। आजकल तो ब्लू कलर को सैडनेस से जोड़ा जाता है, नीले कलर को उदासी से जोड़ते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले ब्राउन कलर को सैड कलर माना जाता था, है ना। भूरा कलर जो है उदासी का जो है एक निशान होता था। अगर आप ब्राउन स्टडी कर रहे हैं ना, आप ऐसा समझें आप बहुत उदास होकर के किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सारा दिन जैसे आप बैठे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसी को कहते हैं इंग्लिश में ब्राउन स्टडी, है ना। ये एक नाउन है, मीनिंग वही है, डीप थिंकिंग। अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ, शालिनी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी ड्यूरिंग द लेक्चर, तो ये भी वही बात है, शालिनी का दिमाग कहीं और था, पूरे लेक्चर के दौरान कुछ वो सोच रही थी। आई ट्राइड टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन बट ही वॉज इन अ ब्राउन स्टडी। मैंने कोशिश किया अट्रैक्ट करना उसकी अटेंशन को, लेकिन वो बहुत ही डीप थिंकिंग में खोया हुआ था, बहुत ही परेशान होकर के कुछ सोच रहा था। अगली इडियम की तरफ बढ़ेंगे, क्लाउड नाइन। क्लाउड से बनने वाली सारी इडियम को मैं एक साथ करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, क्लाउड का मतलब है बादल, नाइन का मतलब है नौवां। आपने वो हिंदी में गाना तो सुना ही होगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। क्लाउड नाइन का मतलब यही होता है एक्सट्रीमली हैप्पी होना, सबसे ऊंचे वाले बादल पे होना, है ना। आपके नीचे है आसमान, आप आसमान में हवा में उड़ रहे हो खुशी के अंदर। अब इसको यूज़ कैसे करें। द होल नेशन वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन द इंडियन टीम वन द वर्ल्ड कप। पूरा देश बड़ा खुश था जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप को जीता। चलिए अब क्लाउड से एक और इडियम को बनाएंगे, टू बी अंडर अ क्लाउड। टू बी अंडर अ क्लाउड इंग्लिश में काले बादलों को, क्लाउड को हमेशा से ही मिसफॉर्चून का या दुर्भाग्य का या बुरे वक्त का सिग्नल बताते हैं। अगर आप अंडर ए क्लाउड है ना, काले बादलों के नीचे हैं, काला तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर इसको आप समझ लें काले बादल, तो आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप अंडर सस्पिशन है, डाउट्स के नीचे हैं, कोई भी आप पे विश्वास नहीं करता। समझ गए ना, यूज़ करके दिखाता हूँ। आफ्टर द स्कैम द ऑफिसर्स नेम वॉज अंडर अ क्लाउड। स्कैम के बाद ऑफिसर का नाम जो है शक के दायरे में था, अंडर अ क्लाउड था, मतलब ऑफिसर का बुरा वक्त शुरू हो गया था स्कैम के बाद। चलिए अब देखो, अंडर द क्लाउड और अंडर द वेदर, ये दो इडियम्स हैं जो आपस में कंफ्यूज करती हैं सभी को, है ना। अंडर से ही बनती हैं, क्लाउड और वेदर भी एक जैसे वर्ड्स हैं, इनको कोशिश करेंगे अलग अलग लेके समझने की। देखिए, वेदर का मतलब होता है, आप इसको समझें अच्छे से, ये इडियम बनी है जहाज़ों से। जहाज़ के अंदर जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था ना, तो उसको क्या करते थे, वेदर से दूर ले जा करके जहाज़ के डेक के नीचे डाल देते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि आप जो है बाहर के एनवायरनमेंट से बीमार हो गए हो, लंबी जर्नी है, आप नीचे जाके आराम करो, बाहर खुली हवा में मत निकलो। एक्चुअल में वो पर्सन अंडर द वेदर हो जाता था, मौसम से, वेदर से बिल्कुल नीचे हो जाता था। वहाँ से इन्होंने एक इडियम को बना दिया। अब इसका मतलब क्या है, टू बी सिक, टायर्ड या अनवेल। अगर कोई भी पर्सन अंडर द वेदर है, उसका मतलब यही है हिंदी में, वो आदमी थोड़ा सा बीमार है या थोड़ा सा थका हुआ है, ठीक नहीं है। शी इज़ ऑन लीव टुडे बिकॉज ऑफ बीइंग अंडर द वेदर। देख रहे हो कितने अच्छे से इन्होंने इडियम्स को बनाया हुआ है। किसी आदमी को जहाज़ के नीचे डाल दिया, बीमार था वो, वेदर के नीचे आ गया, अब वेदर के ऊपर नहीं है वो, इस वजह से वो पर्सन है सिक या टायर्ड या अनवेल। चलिए आगे बढ़े। अब अगली इडियम जो है ना, वो जहाज़ से ही बनती है, इसीलिए उसको इसके साथ में ले रहा हूँ मैं। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, जहाज़ का जो डेक है, डेक, इसको बोर्ड बोलते हैं। डेक, डेक बोल दो या बोर्ड बोल दो, इसी से इडियम बनती है अबव बोर्ड। अगर कोई पर्सन अबव बोर्ड है, इसका मतलब पता है क्या है, वो पर्सन एक समुद्री लुटेरा नहीं है। अक्सर जो समुद्री लुटेरे हैं ना, उनके जहाज़ के अंदर ऊपर कोई नहीं मिलेगा, ताकि दूर से किसी को पता ना लगे ये समुद्री लुटेरों का जहाज़ है, तो वो नीचे से ही ऑपरेट करते हैं, बोर्ड के नीचे रहते हैं वो। लेकिन अगर कोई पर्सन अबव बोर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, वो लुटेरा नहीं है, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, बहुत ही ऑनेस्टी से अपने काम को करता है। देखो किस कहानी से कहाँ ले आए है ना, बोर्ड से, जहाज़ से उठा करके ईमानदारी पे ले आए। अब इसको यूज़ करते हैं। द CBI इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट द डिफेंस डील वॉज नॉट अबव बोर्ड।
सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये जो सुरक्षा का समझौता था, डिफेंस डील थी, ये ऑनेस्ट नहीं थी, है ना। बहुत ही इसमें घोटाले थे, बहुत ज़्यादा जो इसमें गड़बड़ियाँ थी। समझ गए। चलो, इसका एक सिनोनिम भी है फेयर एंड स्क्वायर। अबव बोर्ड को आप फेयर एंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, ईमानदार को फेयर एंड स्क्वायर भी बोलते हैं। चलिए अगली इडियम की तरफ बढ़ेंगे। टू कॉल अ स्पेड, इसी से रिलेटेड है। देखिए, स्पेड का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, वैसे हिंदी मतलब होता है हुक्म का पत्ता, अगर आपने कार्ड्स खेले हैं तो, ताश खेली है तो। और अगर इंग्लिश में जाएंगे तो स्पेड का मतलब होता है एक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन, एक ऐसा आदमी जो अमेरिका में रहता हो और काले रंग का हो। ये इडियम तब बनी थी जब काले लोगों को दास बनाया जाता था अमेरिका में, वहाँ पे स्लेव वाली जो प्रथा चलती थी। अब इसका मीनिंग क्या था? टू से द बिटर ट्रूथ विदाउट हेजिटेशन, किसी कड़वे सच को बिना हिचकिचाहट के बोलना। अब देखो बनी कैसे है। अगर कोई पर्सन उस समय स्पेड था, एक दास था, एक काला पर्सन था, तो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, मतलब जो गोरे लोग थे, उनका ये कहना होता था कि हम तो काले को काला ही बोलेंगे। अगर आप स्लेव हो, ये कितना भी बिटर ट्रूथ है, अगर आप एक दास हो, हम तो आपको दास ही बोलने वाले हैं, है ना। तो इन्होंने वहाँ से एक ईडियम बना दी, सच सच कड़वी बात को बोल देना। दास को स्लेव ही बोलेंगे, उसको हम कुछ और नहीं बोलेंगे, है ना। अब देखो इसको बनाया कैसे, यूज़ कैसे करेंगे। ही सीम्स रूड बिकॉज ही प्रिफर्स टू कॉल अ स्पेड। वो रूड दिखाई देता है क्योंकि वो कड़वी बात को भी बिना हेजिटेशन के बोलता है। समझ गए ना, जैसे उस समय के गोरे लोग काले आदमी को देखते ही बोल देते थे, तू तो काला है, तू हमारा स्लेव है। चलिए आगे बढ़े, स्टोरी को समझो, बहुत मज़ा आएगा। टू मिन्स मैटर्स, देखिए मिन्स का मतलब होता है चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को काटना। जैसे ये आदमी सलाद को काट रहा है, अब काट के इसने चॉप कर दिया, सब छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब इसको जोड़ दो किसी मैटर से। अगर किसी मैटर को आप मिन्स कर रहे हो तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हो ताकि वो सामने वाले को ज़्यादा गंभीर ना लगे। घुमा घुमा के आप बात बता रहे हो, समझ गए ना, पूरी बात को एक साथ जो है गंभीर बात को नहीं बता रहे। तो अब देखो टू मिन्स मैटर्स को अपने यूज़ कैसे करेंगे। नॉट टू मिन्स मैटर्स, आई डोंट थिंक यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। समझ गए ना। अब देखो नोट लगा रहा हूँ का मतलब यही है, मैं घुमा घुमा के बात नहीं कर रहा हूँ, मैटर्स को मिन्स नहीं कर रहा हूँ, कड़वा सच है तुम्हारे सामने तुम्हें बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली इडियम की तरफ। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। देखिए बोल्ट का मतलब होता है बिजली, बिजली का झटका। ब्लू का मतलब होता है नीला आसमान। अक्सर आपको काले आसमान, काले बादलों से ही बिजली गिरती हुई दिखेगी, लेकिन कभी अगर नीले आसमान से बिजली गिर जाए ना, तो उसका मतलब पता क्या है, एक ऐसा काम हो गया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब यही है, नीले नीले आसमान से बिजली गिर गई है, कुछ ऐसा हो गया है जिसका किसी को अंदेशा नहीं था और बहुत गलत हुआ है। ठीक है, यूज़ कैसे करेंगे। द न्यूज़ ऑफ SSR's सुसाइड केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर फैंस। जो SSR की सुसाइड की न्यूज़ थी वो एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आई फैंस के लिए। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, नीले आसमान से बिजली गिरने जैसा था SSR का सुसाइड करना। समझ गए। कहानी से ही कनेक्ट करते जाएं, इंटरेस्टिंग लगेगा। आ जाओ अगली पे। टू होल्ड अ कैंडल टू समथिंग और समवन। देखिए एक गेम हुआ करता था पुराने टाइम में, दो लोग आपस में एक कैंडल को लेते थे, है ना, किसी दिए को या बत्ती को, और दोनों एक दूसरे के अपने हाथ पे रख करके एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे, कौन आदमी जो है अपनी कैंडल को बाद तक रखेगा। मतलब कैंडल गर्म होती है ना, अपने हाथ में रखा आपने तो हाथ भी जलेगा। तो इन दोनों का आपस का एक जो है ना कॉम्पिटिशन हुआ करता था, एक गेम होता था कि कौन लंबे वक्त तक कैंडल अपने हाथ में रखेगा। अब इसका मीनिंग भी वही है, किसी के साथ कम्पीट करना। टू होल्ड ए कैंडल टू समथिंग या समवन का मतलब यही है, किसी की बराबरी करने की कोशिश करना। ठीक है, इस गेम से इसको कनेक्ट कर दें। द सेकेंड बुक ऑफ द ऑथर डजंट होल्ड अ कैंडल टू हर फर्स्ट बुक। जो ऑथर की दूसरी बुक है वो बिल्कुल बराबरी नहीं करती है उसकी पहली बुक की। मतलब पहली वाली बहुत शानदार, दूसरी वाली उसके बराबर में कुछ भी नहीं। अगली इडियम की तरफ बढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूँगा, देखो इन वीडियोस को बनाने में बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, क्योंकि पिक्चर्स निकालना है ना, बैक स्टोरी को समझाना। अगर आप इन वीडियोस को शेयर कर देंगे, इन वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो मुझे ये 400 इडियम्स को जल्दी जल्दी पूरा करवाने में मज़ा भी आएगा। तो आप ज़रूर से ध्यान रखें, है ना, आपके शेयर्स और लाइक से बहुत फ़र्क पड़ता है चैनल की ग्रोथ पे। टू बर्न वंस बोट्स या ब्रिजेस, ये बहुत ही आसान है। अगर आप किसी ब्रिज से एक पार से दूसरी पार गए, है ना, नदी के, या आप किसी बोट से अपने यहाँ के बंदरगाह से किसी दूसरे टापू पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँचते ही आपने ब्रिज को जला दिया या अपनी बोट को जला दिया, अब आपने पता क्या किया, अपनी वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। समझे मेरी बात को। ब्रिज को क्रॉस किया और ब्रिज को जला दिया, बोट से गए दूसरे देश में पहुँचे और अपनी बोट को जला दिया। अब इसका मतलब क्या है,
अब जहाँ से आए थे फिर वहाँ पे नहीं जा सकते। या दूसरे शब्दों में बोलूँ, कुछ ऐसा रिस्क ले लिया है जिसका अब कोई भरपाई नहीं है। बाय फिजिकली असॉल्टिंग हिज बॉस शी हैज़ बर्नड हर बोर्ड्स या ब्रिजेस। फिजिकली असॉल्ट करके, फिजिकली हमला करके अपने बॉस पे उसने अब वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है ना। अब तो उसको कंपनी निकाल के ही मानेगी, उसके पास इस कंपनी में अब कभी भी काम नहीं मिलेगा, उसको नौकरी नहीं रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ग्रीन थंब। अब देखो, थंब और फिंगर से 5-7 इडियम बनती है ना। सबको एक साथ ले रहा हूँ। ग्रीन का मतलब है हरा, थंब का मतलब है अंगूठा। अब आप इस अंगूठे को देख रहे हो, ये हरे रंग का है। अब ये हरा कैसे हुआ होगा ज़रा सोचें। देखिए, अगर आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है ना, बागवानी का, तो उसको कहते हैं ग्रीन थंब। आपके नेचुरल इंटरेस्ट को गार्डनिंग में, बागवानी में कहलाता है जो इंग्लिश के अंदर ग्रीन थंब। या एक पर्सन जो है बहुत इंटरेस्टेड होता है गार्डनिंग में, उसको भी ग्रीन थंब बोलते हैं। क्योंकि बागवानी करते करते हरे हरे पौधों के साथ में आपका थंब भी हरा हो जाएगा, अगर आपको बहुत शौक है बागवानी का। अनन्या हैज़ अ ग्रीन थंब एंड हर गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। अनन्या को बहुत इंटरेस्ट है जो है गार्डनिंग के अंदर, बागवानी में, और उसका गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। समझ गए ना। तो ग्रीन थंब का मतलब है आपका इंटरेस्ट बागवानी के अंदर, गार्डनिंग के अंदर। अब देखो, थंब से एक बहुत अच्छी इडियम बनती है, टू थंब योर नोज एट समथिंग। मैं यहाँ पे आपको 5 सेकंड दूंगा, पिक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है ना। एक बार खुद से सोचो, इमेजिन करो। टू थंब योर नोज एट समथिंग। अब देखो, इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। अपनी नोज पे थंब लगा करके किसी को चिढ़ाना, है ना। किसी को डिसरिस्पेक्ट शो करना, किसी को नाराज़ करना। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, किसी को चिढ़ाने के लिए थंब करते हैं अपनी नोज पे। अब मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द फेमस एक्ट्रेस ऑलवेज थम्स हर नोज एट हर क्रिटिक्स। जो ये फेमस एक्ट्रेस है हमेशा ही डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है अपने क्रिटिक्स को। तो अपने क्रिटिक्स जो हैं, इसके आलोचक जो हैं, उनको इसी तरीके से वो अपने नाक पे अंगूठा रख करके हमेशा चिढ़ाने वाला काम करती है। चलिए एक और इडियम को बनाते हैं। आपने यहाँ पे चिढ़ाने के लिए या डिसरिस्पेक्ट करने के लिए इस इडियम को सीखा। अब डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और इडियम है, टू लुक डाउन अपॉन। देखिए, लुक का मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे की तरफ, अपॉन मतलब किसी के ऊपर। अपने आप से नीचे की तरफ देखना, अपने से नीचे वालों को देखना, उनको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करना। समझ गए ना। जैसे कोई बेघर आदमी है, आपकी गली के अंदर घूम रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके नीचे काम करता है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप उसको लुक डाउन अपॉन करेंगे। द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर। अमीर लोगों को कभी भी गरीब लोगों को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब देखो, इसका बिल्कुल उल्टा, लुक अप टू। लुक डाउन मतलब नीचे देखना, लुक अप टू मतलब ऊपर देखना। किसी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, किसी को बहुत सारा सम्मान देना, है ना। शो रिस्पेक्ट फॉर समवन। बिल्कुल उल्टी इडियम है इसकी। चिल्ड्रन शुड लुक अप टू देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, लुक अप टू करना चाहिए। एक ही कोने में रखो इन इडियम्स को। लुक डाउन मतलब नीचे की तरफ देखना, अनादर करना। लुक अप मतलब ऊपर की तरफ देखना, किसी का आदर करना। चलिए, टू बी ऑल थम्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। आपके हाथ में 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसके 5 ही अंगूठे हों, समझ रहे हो मेरी बात को, हाथ में उंगलियां है ही नहीं, 5 ही अंगूठे हैं, तो वहाँ से इस इडियम को हमने बनाया। ऐसे पर्सन को बोलते हैं ऑकवर्ड पर्सन। अंगूठे तो नहीं है उसके वास्तव में 5, पर हमने इस इडियम के जरिए बताया ये आदमी इस तरह का आदमी है कि इसके हाथ में अंगूठे ही अंगूठे हैं, है ना। किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाता, कुछ भी पकड़ाओ गिरा देता है, बहुत ही ऑकवर्ड है, झल्ला है, क्लमजी है ना। तो झल्ले या क्लमजी पर्सन के लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं। द वेट्रेस एट द रेस्टोरेंट वॉज ऑल थम्स। वेट्रेस जो थी रेस्टोरेंट में बहुत झल्ली थी, बहुत ही ऑकवर्ड थी, बहुत ही क्लमजी थी। एंड ड्रॉप द कप ऑफ कॉफ़ी ऑन माई शर्ट। उसने ड्रॉप कर दिया कॉफ़ी के कप को मेरी शर्ट पे। तो उल्टे सीधे काम करती थी, मेरे पास आई कॉफ़ी देने और मेरी शर्ट पे कॉफ़ी गिरा करके चली गई। समझ गए ना इस इडियम को। ऑल थम्स, हाथ में सभी के सभी थम्स हैं, उंगलियां है ही नहीं। अब देखो, बटर फिंगर इसका एक सिनोनिम है। अगर आपकी उंगलियां बटर की हैं, अगर आपकी उंगलियां मक्खन से बनी हैं, मक्खन जैसी हैं, तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ोगे ना वो गिर जाएगी आपसे। बटर फिंगर से एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही झल्ला होता है, उसको आप कुछ भी पकड़ाओगे वो गिरा देगा नीचे। जो पीछे वाली आपने इडियम देखी उसी का सिनोनिम है बटर फिंगर्स। एक क्लमजी, एक ऑकवर्ड, एक झल्ले आदमी के लिए बटर फिंगर्स नाम के वर्ड को हम यूज़ करते हैं। वही बात है, द वेट्रेस एट द रेस्टोरेंट वॉज बटर फिंगर्स। ऑल थम्स की जगह मैंने बटर फिंगर्स लगा दिया है, बात वही है, मीनिंग वही है, उसने काम अभी भी वही किया है, मेरी शर्ट पे कॉफ़ी गिराने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझेंगे। एक टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन।
ये एक ईडियम ऐसी है जो 2-3 एग्जाम से मैंने देखी है, बहुत ही सिंपल सी ईडियम है। आप अपनी फिंगर्स को वर्क करवा रहे हो बोन्स तक। अब इस आदमी को देखो, आप काम कर रहा है कंप्यूटर पे और हाथ जो है ना कंकाल बन गए हैं। इसने अपनी उंगलियों को इतना यूज़ लिया है अपने हाथों को कि अब ऊपर का जो सारा फ्लैश है वो हट गया है और ये बोन्स तक पहुंच गया है। हार्ड वर्क करने को बोलते हैं, टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। समझ गए ना, बहुत हार्ड वर्क करना कि आपकी जो उंगलियां हैं उनके ऊपर का मतलब नीचे का सिर्फ जो हड्डियाँ रह जाए। द पुअर मैन वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। जो गरीब आदमी था बहुत ही हार्डवर्क करता था अपनी फैमिली को प्रोवाइड फॉर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, है ना। प्रोवाइड फॉर करना मतलब किसी का ध्यान रखना। चलिए अब अपनी लास्ट कुछ रह गई है इडियम्स, है ना। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। फिंगर और थंब से बनाने वाली सारी इडियम्स को मैं आपको बना करके बता रहा हूँ। देखिए पाई का मतलब होता है एक डिश, है ना, अमेरिकन डिश होती है पाई। और हैव योर फिंगर इन एवरी पाई का मतलब है आपके पास 5 डिशेस पड़ी हैं और 5ओं में आपने एक एक उंगली घुसा दी। कहने का मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। आप फ़ोन साथ में चला रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, वीडियो गेम भी खेल रहे हो, है ना। मतलब कई सारे काम जो एक साथ करते हो तब आप मल्टीटास्किंग करते हो। वहीं पे इस ईडियम को हम यूज़ लेते हैं, टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। यूज़ करके दिखाऊँ मैं आपको। फ्रॉम स्पोर्ट्स टू कल्चरल एक्टिविटीज़ शी हैड अ फिंगर इन एवरी पाई एट स्कूल। खेलों से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, कल्चरल एक्टिविटीज़ तक, वो लड़की जो थी हर चीज़ में इन्वॉल्व थी स्कूल के अंदर, है ना। शी हैड अ फिंगर इन एवरी पाई। अब देखो इसके एक सिनोनिम इडियम्स है, बिल्कुल वही मीनिंग, सिर्फ और सिर्फ इडियम के पीछे की कहानी बदल जाएगी, है ना। टू हैव टू मनी आयरन्स इन द फायर। देखिए आयरन क्या होता है, लोहा। फायर क्या होती है, आग। आग में लोहे को तपाया जाता है, वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आग में आप ज़रूरत से ज़्यादा लोहे की सलाखों को डाल देंगे तो इसका मतलब पता है क्या है, आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक एक करके 2-2 करके नहीं, आपने 50 सलाखें एक साथ डाल दी हैं, अब 50 सलाखों को आपको एक साथ निकालना भी है। समझ गए ना, वही बात है, मल्टीटास्किंग को ही उसी की सिनोनिम मीडियम है, टू हैव टू मनी आयरन्स इन द फायर। इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। हैविंग टू मैनी आयरन्स इन द फायर कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड मोटिवेशन। मल्टीटास्किंग करना तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है और मोटिवेशन को भी। मोटिवेशन और एनर्जी तुम्हारी ख़त्म हो सकती है अगर तुम बहुत सारे कामों को एक ही वक्त पे एक साथ करने की कोशिश करते हो। चलिए अब देखो पाई से हमने शुरू किया था तो पाई को ही हम आगे बढ़ाते हैं। टू ईट हम्बल पाई, ये इडियम मेरे ख्याल से सबको आती होगी, है ना। अब समझो ये इडियम बनी कहाँ से है। ये जो पाई है ना, पाई एक डिश हुआ करती थी पुरानी, उसका नाम था अम्बल। एच को निकाल दो, अम्बल पाई। ये इंग्लैंड की एक डिश थी और गरीब लोग खाते थे। देखने में भी लग रहा होगा आपको एक गरीब सी डिश है ना। ये वो डिश होती थी जिसमें नॉन वेजिटेरियन है, जिसके अंदर फ्लैश, जानवर का जो मांस है ना, वो तो सब खाया जा चुका है, बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं उनसे बनी हुई डिश थी। तो अम्बल पाए, बिना एच की, अम्बल पाए जो होती थी गरीबों का खाना था इंग्लैंड का। अब देखो जो आदमी अम्बल पाए इंग्लैंड में खाता था वो आदमी अपना जो है एक तरह से अपनी ईगो जो है उसकी छोटी हो जाती थी, है ना, क्योंकि वो गरीब माना जाता था जो भी अम्बल पाए को खाता था। अब वहाँ से हमने इस इडियम को बना दिया, अपनी ईगो को नीचे करना, कड़वा घूंट पीना, किसी से माफ़ी मांगना। समझ गए ना। अम्बल पाए को हमने हम्बल पाए बना दिया। अम्बल पाए वो पाए थी जो गरीब लोग खाते थे इंग्लैंड में, और वो लोग खाते थे जिनकी सेल्फ इस्टीम कम होती थी क्योंकि उनके पास पैसा कम था। तो वहाँ से ही हमने हम्बल पाए उस आदमी को हमने बनाया है जो कि अपनी गलती को मानता है, अपोलोजाइज करता है और कड़वे घूंट को पीता है, अपनी सेल्फ इस्टीम को नीचे लाता है। द मिनिस्टर वॉज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाए फॉर हिज डिरोगेटरी रिमार्क्स ऑन विमेन। मिनिस्टर जो है फोर्स्ड हुआ, मिनिस्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा फोर्स हुआ कि वो ईट करे हम्बल पाई को, अपोलोजाइज करे अपनी मिस्टेक को, गलत रिमार्क्स के लिए विमेन पे, है ना। तो कुछ गलत रिमार्क्स उसने दिए होंगे, उसकी वजह से हम्बल पाई को ईट कर रहा है। अब लास्ट बनेगा एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए एप्पल पाई एक डिश है अमेरिकन्स की, जैसे अम्बल पाई आपने देखी ना, वो तो थी बहुत ज़्यादा गरीबों की, एप्पल पाई होती है अमीरों की डिश। और ये बहुत ही ज़्यादा ना नीटली बनाई जाती है। इसको घंटों जो है वहाँ की जो हाउसवाइफ्स है अमेरिका में, वो बनाने में बहुत जो इसमें एफर्ट्स लगाती हैं। तो एप्पल पाई जो होती है ना, इसका ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट होता है। देख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे पूरा जाल सा बना हुआ है। अगर कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में है तो इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में है, जैसे वो होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट मैनर के अंदर है ना। एप्पल पाई ऑर्डर। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज कीप्स हर कबर्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। मेरी ग्रैंड मदर जो है हमेशा अपनी अलमारी को एप्पल पाई ऑर्डर में रखती है।
एकदम परफेक्टली जमा करके, है ना, कपड़ों को एक जगह एक तरफ, बाकी सामानों को एक तरफ, बिल्कुल भी कोई चीज़ बिखरी हुई नहीं मिलेगी। चलिए अब देखो एप्पल पाई का बिल्कुल उल्टा है, हेल्टर स्केल्टर, बिल्कुल उल्टा। वहाँ पे ऑर्डर था, यहाँ पे डिसऑर्डर है। अब ये बना कैसे देख लें। देखिए हेल्टर स्केल्टर बोला जाता है झूले को, ये रोलर कोस्टर भी बोलते हैं इसको आप, है ना। जब आप इस पर बैठेंगे ना तो आप जो है ऑर्डर लेस हो जाएंगे, डिसऑर्डरली हो जाएंगे, कन्फ्यूजन से भर जाएंगे। बहुत तेज़ी से ये आएगा, आपको गोल गोल घुमाएगा, आपका सारा जो है, सारी की सारी तहजीब, सारा का सारा जो है, जो आपका दिमागी जो चेतना है वो सारी की सारी आप खो देंगे, है ना, कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। तो हेल्टर स्केल्टर यही होता है, किसी चीज़ का बहुत ही डिसऑर्डरली वे में होना। माई ग्रैंड मदर कीप्स हर कवर्ड इन अ हेल्टर स्केल्टर वे। मेरी दादी माँ अपनी अलमारी को बहुत बिखरा हुआ रखती हैं, डिसऑर्डरली मैनर में रखती हैं। हेल्टर स्केल्टर का एक सिनोनिम भी है पेल मेल। पेल मेल और हेल्टर स्केल्टर दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए आज की लास्ट वीडियो में, टू हैव अ फ्रॉग इन वंस थ्रोट, गले में मेंढक होना। अब इसका मतलब क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, कभी कभी हमारी ऐसी कंडीशन हो जाती है हम बोल नहीं पाते हैं, है ना, आवाज़ अटक गई है, कोई इंसान जो है मतलब ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा टेम्परेरीली, तब आप बोलेंगे दैट पर्सन हैज़ अ फ्रॉग इन हिज थ्रोट, है ना। आफ्टर सिंगिंग ऑल नाइट इन अ लाइव शो द सिंगर हैड अ फ्रॉग इन हर थ्रोट द नेक्स्ट मॉर्निंग। सारी रात लाइव शो में गाना गाने के बाद सिंगर जो है अगले दिन साफ से बोल भी नहीं पा रही थी, शी हैड अ फ्रॉग इन हर थ्रोट। अजीब सी इडियम है पर इसका मतलब यही होता है ना, टेम्परेरीली ना बोल पाना। चलिए मुलाकात लूँगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जल्दी लेकर के आऊँगा। ज़रूर से लाइक और शेयर देना वीडियो को, ताकि और जल्दी पूरे जोश के साथ इस पूरे कोर्स को हम पूरा करें 400 इडियम्स के। अंटिल देन साइनिंग आउट।